अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारी महफिल में मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अरूजो ज़वाल के जिंदा जावेद किरदार और गवाह जनाब हीरा सुपर हिट साहब। जावा बड़ा भाई होया, बड़ा भाई होया, बड़ा भाई होया, मैं नहीं लै दे गया। कौन जी कौन? पुत्र जुनैद सलीम तेरे सामने बैठा है। बेटे आ देख जरा, अखा ले मेरी इधर ने, मगर ताई ते नजर ही नहीं टिकन डई। देख जरा तू, ऐसा समझदार बंदा नहीं तेन लभना। जा खोल मीडिया, अब वेख जाके मीडिया खोल ही, तेरे को दूर तो नहीं। जी जी पुत्र, ये लोग हैं वो जो आर्ट को भी समझते हैं और न्यूज मीडिया को भी समझते हैं। क्या बात की समझी है? जी जी। लो जी जुनैद जी, मुबारक मेरे वीर, मुबारक। किस चीज? अल्लाह तुहाडियां खैरां कर देवे और टाइयां दे रंग होर वधा देवे। किस चीज की मुबारकबाद? पुत्र, सिर्फ कोरोना मुकने की देर है। कोरोना के खात्मे का अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के दुआ करें और कहें, अर्ज करें। फिल्म इंडस्ट्री जी जुनैद साहब ओदा अरूज शुरू हो गया जी। अल्लाह ताला ने इस दिमाग दे च इहो जिहा आइडिया राती दे दिता है। मैं सारी रात खुशी ना सुता ही नहीं। मैं क्यों हीरिया की बन गई है तेनू? ओए तू ते पहले ही सुपर हिट से, हुण अगों की करना चाहने? क्या बात? लो जी जुनैद जी, पाकिस्तान दी फिल्म इंडस्ट्री होने च दौड़ेगी जे जिवें अरतुगरुल दा घोड़ा नहीं दौड़दा। टकड़क 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 टकड़क। ओ छड्ड गल दिओ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ अल्लाह पाक ने ज़हन च आइडिया देता है, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ख्याल देता है, ਇਹੋ ਜਿਹੀ वन लाइन देती है, ਇਹੋ ਜਿਹਾ जनाब सब्जेक्ट देता है अल्लाह ने कि छड्ड गल दिओ तुसीं। हाँ हाँ, राती हीरा जी सिर बन के फिरन दे सन के कहानी किते बाहर ना डिग पे। ओए ओ खोते नूं मारन वाली सोटी, ਇਹੋ ਜਿਹੀ सोटी होवे अच्छे जानवर नूं भी नहीं मार दे। खोते नूं मार लो, ओदी खैर है ही खोता। की सोच लिया जी हीरा साहब? पुत्र, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਆਟ ਕੀ ਜੁਮਾ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕੌਣ ਪਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੱਸੋ। कोई भी नहीं बनता ਗੱਲ हीरा ਕਰ। जी। हीरा जी कोई भी नहीं बनता, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਲੈ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਬੇਟੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨ ਨੇ। जी चुप कर। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ ਐ। ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਤਾਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਘਰ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤੇ ਜ਼ਰਾ। ਜੀ ਹੀਰਾ ਜੀ ਸੁਣਾਓ, ਕੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਲਓ ਜੀ जुनैद जी, ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲੈ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 올림픽ਸ ਦੇ ਗਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। वक्त की जरूरत है ये। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੱਦੋ ਜੋਹਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੁਨਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। विजन दी है जी। ਜੀ 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 ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ। ਮੇਰੇ ਆ ਲਾੜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਅਕਲ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆਨਾ ਹੁਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਨਾ ਹੁਣਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। जी जी। ਅਮਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। वाह वाह। ਇੰਨੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? क्या ਦੇਖੋ बात? जुनैद जी, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਬੇਟੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ 8 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਟਾ ਭਾਵੇਂ 5 ਵਜੇ ਸੌਵਾਂ, ਨੀਂਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣਾ। क्या कह? ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿੰਨੇ ਰਾਤੀ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, समझ गए? लो बेटा जी, इधर देखो, स्पोर्ट्स से जी फिल्म बनने लगी है जुनैद साहब। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की हालत जार दिखानी है उसमें। दिखाना है कि यहाँ का जो स्पोर्ट्समैन है, यहाँ का जो प्लेयर है, खिलाड़ी है, किन बेचारा कोना मुश्क हालात के साथ लड़ा के तो मैदान में पहुंचता है। तो फिर लोग की गल्लां कर देने के 5वें नंबर ते आ गया है। गल नहीं समझे, गल समझे नहीं तुसी? नहीं समझे तुसी, एवें सिर मारन डे। ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਤੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜਵਾਬ। पुत्र, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲਣੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 3 4 5 6 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 올림픽 ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ
ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਵਾਹ ਰਹੀ ਰੇ ਵਾਹ। ਹੈ। ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਦਿਖਾਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਲਾੜੀ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਪਾਰ, ਔਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਖੁਰਮਾਨੀ ਖਾ ਕੇ ਗਿਟਕ ਸੁੱਟੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਾਂਗਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਗਿਟਕਾਂ ਚੋਂ ਬਦਾਮ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਕੁਰਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। इन्हीं बातों की वजह से हीरा जी आपको नजर लगती है। मैं तेरे सदके जावा, सूट बहुत अच्छा पाया ही अज लाड़िए, तेरे वर्गी एक भी नहीं। हीरा जी सूट तो मैंने आपके साथ मैचिंग करके पहना है। अल्लाह तेरी खैर करे पुत्र, चलेगा सारा कुछ चलेगा। एक दूजे ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਲਓ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਰਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਦਾਮ ਕਿਹੜੇ ਖਾ ਰਿਹਾ? ਖੁਰਮਾਨੀ ਦੇ। ਅਸਲੀ ਬਦਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕੌਮ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਪਵੇ। क्या कह ਮੈਂ ਜੀ ਹਾਈ ਜੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਦੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਲੇਟ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਘਰ ਵੜਨੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਹੈ ਵਿਜ਼ਨ, ਇਹ ਹੈ ਸੋਚ। सोच ही किसी दिन नहीं हो सकती। पाकिस्तानी एथलीट को दिखाया गया जेवलिन थ्रो, नेजा फेंकने का मुकाबला हो रहा है और वो गन्ना फेंक रहा है और गन्ने के आगे सूहे की जगह आपके हीरो को लगाया हुआ। ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੰਨਾ ਮੰਗਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ 올림픽 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਾਪਾਨ, ਜਾਪਾਨ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਾਪਾਨ। ਉਸ ਪਾਈ ਦੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹਰ ਥਾਂ। ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਨਕੇ ਤਾਬੇਦਾਰ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਟੱਪਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਰਲੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਫੜੇ ਤੇ ਲਟਕ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਲਾੜੀ, ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀਰੋ, ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਏ 올림픽ਸ ਚ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ 올림픽ਸ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। क्या बात है। ਉਹ ज़हनी तौर ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ 올림픽ਸ ਚ ਪਹੁੰਚ। जुनैद साहब सारी कौम बड़ी परेशान जे, बड़ी दुखी जे, बड़ी गमगीन जे। यकीन मनो लोकी कहंदे ने किधर गए हो खिलाड़ी शहनाज शेख वर्गे, किधर चले गए समीउल्लाह होरी, किधर चले गए अख्तर रसूल होरी, कहाँ चले गए? ये इंशाल्लाह हमारी फिल्म के बाद पैदा होने शुरू होंगे। देखो ना जरा मेरा हाकी दी टीम दा कप्तान ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਚ ਵਹਾਣਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬੱਚਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਹਾਕੀ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਖਿਲਾਰੋ। ਜੇ ਹਾਕੀ ਤਗੜੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਾ ਲੈਣਾ। ਇਤਨੀ ਨਾਗੁਫਤਾ ਬੇਸੇਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਜੁਨੈਦ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਵਲਪੁਰ ਅਸੀਂ ਸਮੀਉल्ला ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਖਿਲਾੜੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹਾਕੀ ਤੇ ਗੇਂਦ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। एक दफा नहीं 2 दफा। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਖਿਲਾੜੀ ਸਮੀਉल्ला, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਲਾਈਂਗ ਹਾਰਸ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੇਂਦ ਤੇ ਹਾਕੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਤਕੀ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜ ਭਿੜ ਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਲਨ ਦਿਖਾਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਲਨ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਚ, ਔਰ ਬਚਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। बनाए ना ये फिल्म, देर क्यों कर रहे हैं? ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 올림픽 ਵਾਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹਲਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਟਰਨਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮੁਸੰਨਫ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਉੱਠ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਉਹ ਸਟੈਚੂ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰਾ ਜੀ ਸਟੈਚੂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਲਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਚੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਜਾਨ ਲੋਕ ਮੁਸੱਲਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਸ ਗਿਆ। ਹਾਏ 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 ਓਏ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੇਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੇਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। क्यों? ਇੰਨੇ ਜ਼ੇਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ।
ਇੰਜ ਲੋਕ ਸਿਆਣਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਆਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫਰਾ ਕੇ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਵਹਾਣਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਜੇ ਕੌਣ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਾਏਗਾ 올림픽 ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਵੇਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਵੇਚੀ ਹੈ ਟਿਕਟ ਲਈਏ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ 올림픽 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਮੈਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ ਕੱਢੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਨ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਜਦੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਔਰ ਹੀਰੋਇਨ ਮੇਰੀ ਇੰਜ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਏ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਹੀ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਸਜਾਵਾਂਗੀ ਗਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਛਮੋ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸਲਾਂਦੀ ਛਮੋ ਕੋ ਕਹਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 골ਡ ਮੈਡਲ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ 올림픽 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਛਮੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਣ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 올림픽 ਦਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨੇ ਕੰਮ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੀਰੋ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ ਓਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਟੋਲ ਨੇ ਕੰਮ ਵਹਾਇਆ सदके जाऊं हीरा जी सदके सदके आपकी इन्हीं बातों ने तो मुझे आपका दीवाना बना दिया है ਇਹ ਬੱਚੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਗੱਲ नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। पंजाब ओवरसीज कमीशन बता रहा है वजीर आजम पाकिस्तान को कि जनाब हमें यहाँ पे जो शिकायत मौसूल हुई हैं उनमें से 99% का ताल्लुक कब्जे से है। अच्छा भाईजान, ये जो मौजूदा हुकूमत है इससे आप इसकी पॉलिसियों से और इसकी कारकर्दगी से आप लाख इख्तलाफ करें, कोई 2-3 पहलू ऐसे हैं कि जिसका हमें बहरहाल एतराफ़ करना पड़ता है। उसमें से एक ख़ास बात ये है कि आज से चंद साल पहले तक ये जो कब्ज़ा होता था ज़मीनों पे इसको कोई बहुत बड़ा कोई क्राइम नहीं समझा जाता था। अब आहिस्ता आहिस्ता इसके हवाले से एक तो अवेयरनेस आई है और दूसरा ये आया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो हुकूमत के प्रेशर की वजह से भी और अदलिया के प्रेशर की वजह से भी किसी न किसी हद तक दबाव का शिकार हैं कि वो अब क्या करें आगे। नो डाउट अब कब्जे छुड़वाए भी जा रहे हैं। अच्छा, उस पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि जी इसमें जो है वो यकसा सलूक नहीं किया जा रहा और पिक एंड चूज है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब केसेस नहीं है, आटे में नमक के बराबर ऐसे इल्ज़ामात या यार रवाज पड़ना चाहिए इस कानून का, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जो है ना जी कि उसमें सही मसावत उसमें उसका सुकम खत्म कर दिया, वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू। ध्यान तो उधर जाए ना कि भाई ये एक गलत काम है। असल में प्रॉब्लम ये है कि चंद साल पहले तक होता ये था कि अगर कोई शख्स जो है वो कब्जे की जमीन पर बिल्डिंग खड़ी करने में कामयाब हो जाता था ना तो फिर वो बिल्डिंग और जगह उसी की हो जाती थी। जी जी। लेकिन बनी हुई बिल्डिंग गिराना कब्जे की जगह पे ये बहुत ही कम शाज़ो नाज़र हम ये देखते थे मंजर। अभी भी ये होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, इस बात के हामी हैं कि यार अब ये बिल्डिंग बन गई है तो नहीं गिरानी चाहिए थी, इसका कोई इस्तेमाल कर लेते बारह। लेकिन अब ये होना शुरू हो गया है कि कम से कम इसको एक जुर्म समझा जाने लगा है। इसको पता है कि यार ये एक अब रिस्की काम बन गया है। ख़ास तौर पे जो कब्ज़ा जो माफियाज हैं वो थोड़े अलर्ट हो गए हैं, उनके खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई की जा रही है। कराची में भी कार्रवाई हो रही है, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई, उमर शेख साहब जो चले गए उनके दौर में बहुत कार्रवाई वैसे अभी भी हो रही है। अब देखो प्रॉब्लम पता क्या है, ये जो वज़ीर आज़म का सिटीज़न पोर्टल है इस पे ओवरसीज पाकिस्तानी जो शिकायतें करते हैं तुम यकीन करो कि उनमें से 60-65% का जो ताल्लुक है ना ओवरसीज पाकिस्तानी की शिकायतों का वो जो है वो है ही कब्जा से।
हाँ जी, ये शहबाज शरीफ के दौर में ये डिपार्टमेंट बना था और मरहूम कैप्टन मुबीन मुझे याद हैं, वो उसके बीच में हेड शेड थे। तो एक खातून बेचारी ने बाहर से हमारे साथ राब्ता किया, मैंने कैप्टन मुबीन शहीद को बताया तो वो कहने लगा कि अय्यी मियाँ यहाँ पे सारा रोना ही ये है कि जो बंदा उधर से बेचारा मेहनत कर के आके इधर कोई प्लाट शलाट या कोई जायदाद खरीदता है वो चला जाता है, उसका बाद में कब्जा हो जाता है। मुझे याद है ये डेनमार्क में हमारे दो हमने जिक्र भी किया था एडी भट्ट साहब, हमने जिक्र किया था, बेचारे उधर सारी जिंदगी मेहनत करके इधर जोहर टाउन में कोठी बनाई, वो कोसाली के खामद दूसरे ने उस पर कब्जा कर लिया और कब्जा करके जुल्म के ऊपर जुल्म ये करते हैं कि उल्टा उस पर पर्चा दर्ज करवा देते हैं, उसको मुसीबत हाथ जोड़ के वो जान छुड़वाता है, मैं कहता हूं जगह पे कब्जा हो जाता है। एडी भट्ट साहब बेचारे पकड़े गए थाने से, वो बेचारे फोन कर करके कुरलाएं कि मेरे साथ ये हो क्या गया, मैंने बाहर कढ़ाओ, मैं वापस घर जाके फिर तो नवे सुरे तो मेहनत शुरू करा। अच्छा, ये जो पंजाब ओवरसीज कमीशन है ना, इसने पिछले दिनों वजीर आजम को अपनी रिपोर्ट पेश की है, उसमें बड़े हैरत अंगेज फैक्ट सामने आए हैं। पंजाब ओवरसीज कमीशन बता रहा है वजीर आजम पाकिस्तान को कि जनाब हमें यहाँ पे जो शिकायत मौसूल हुई हैं उनमें से 99% का ताल्लुक कब्जे से है। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्यों कहें, यहाँ पे कब्जे जो हैं ये कब्जा माफियाज जो हैं भाई भाई की जायदाद पे कब्जे कर रहे हैं। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो अजीज भाई जो जुल्म हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि हमारा पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जिसमें हमारा अदालती निज़ाम भी शामिल है, वो बजाय ये कि इस कल्चर का कलाकामा करने में मुहम्मद मावन साबित हो, वो इसको किसी ना किसी अंदाज में सपोर्ट कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि उसको फौरी तौर पे स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है, हाँ जी, पुलिस बेबस होती है। अब वजीर आजम ने ये 2-4 दिन पहले इशारतन एक बात कही है कि जैसे ये रेंट कंट्रोल बिल्डिंग्स नहीं है, ये भी तो कब्जे की एक शक्ल है ना, कि किराएदार दावा कर देता कि ये तो मेरी बिल्डिंग है, तो वो रेंट कंट्रोलर्स अलग है। तो इसी तरह अब ये इशारा हुआ है कि शायद अब आने वाले दिनों में ये 2 इकदामात होने जा रहे हैं। एक तो ये कि ये जो कब्जे के मामलात है ना, ये अलग अदालतें देखेंगी, ये जाहिर है उन पर बर्डन कम होगा, उनका एक ड्यूरेशन होगी, उसके दौरान उन्होंने फैसला करना होगा। नताइज भी ठीक ये निकलेंगे। एक बहुत जबरदस्त इकदाम होगा जिससे ये पूरा कल्चर जो है, ये जो कब्जे वाला कल्चर है, ये हिल के रह जाएगा। दूसरी बात वो ये होने जा रहा है जिसपे उन्होंने गालबन ड्राफ्ट भी गवर्नमेंट ने तैयार कर लिया, वो ये है कि पहले ये होता था कि अगर कब्जा छुड़वा भी लिया जाता था 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल तीसरी नस्ल पे जाके, तो कब्जा छोड़ देता था छोड़ने वाला बड़ी मुश्किल से। लेकिन अब ये है कि कब्जा करने वाले को अगर ये कब्जा साबित हो जाएगा तो उसको 10 साल कैद की सजा होगी। ये बड़ा जबरदस्त है। हाँ जी, तो हाँ जी। यार, और फिर कब्जा ही नहीं जी, ये कई लोगों ने बेचारों ने सोसाइटियों में जो प्लाट्स लिए हुए हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। अक्सर ये सुनने, ये हमारे जो रिसर्चर हैं डॉक्टर ताहिर शहीर, प्रोफेसर आदमी बेचारा सारी जिंदगी पढ़ा के मुंह ओदा कलम वर्गा हो गया है। उसने वो जो कमेटियां डाल के प्लाट, उसके अभी भी 2 प्लाट को 5-5 मरले के वो नहीं दे रहे अगले। वो ईडन वालों से एक दफा हमने, वो पहले भी एक हमारे टीम के बंदे का प्लाट जो था उसका रौला डाला था, इसका अभी तक एक ईडन वाले ने देना है प्लाट, वो नहीं दे रहे, पैसे सारे लिए हुए हैं। हालांकि चीफ जस्टिस साहब उनके जो अजीज हैं वो कब के रिटायर हो चुके हुए, हाँ जी, लेकिन वो उतने ही आज भी बासर है। हाँ जी, वो सब इधर उधर हो गए हुए हैं। यहाँ यार एक इसने ताहिर शहीर ने ये न्यू लाहौर सिटी के नाम से एक सोसाइटी है, उधर प्लाट लिया हुआ है। वो प्लाट जब लेने जाता है वो कहते हैं जी वो ताड़ा प्लाट हुण नवी स्कीम चाह रहे हैं, सुंदर तो भी है। वो यार लिया उस वक्त था उसने जब आपने दरवाजे खोले थे अभी नवे, वो पार्क फेसिंग पे उसने प्लाट लिया था। अब आप लोग कह रहे उधर नहीं है जी आपका, वो अब नया हम फेज शुरू कर रहे हैं उधर है, उनको जाके कहते हैं वो बात ही नहीं सुनते। अच्छा, होता क्या है पता है, आमतौर पे हमारे यहाँ तो इतनी बेबसी का इजहार किया जाता है, किसी बेचारे की जमीन पे, जायदाद पे, प्लॉट पे, घर पे, कोठी पे कब्जा हो जाता है ना, तो हार्डली 15 से 20% लोग अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, डराने वाले डरा देते हैं जो उन्हीं का टाउट शायद होते हैं, वो अदालत ना जाना जी, कुछ कर लाओ। अच्छा, ये कब्जों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने वालों की तादाद पिछले 10 वर्षों के दौरान 2 लाख के लगभग है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं जी, असल में इन लोगों ने ना, सोसाइटियों वालों ने जो इस तरह के 2 नंबर काम करते हैं,
انہوں نے بندے وہاں پہ جو بٹھائے ہوتے ہیں اسے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ان کو اتنا تو پتا ہے کہ میں تنہا لے کے ادھر اسی کام کے لیے بیٹھا ہوا ہوں انہاں دیاں مالکاں دیاں تعریفاں کرن واسطے. وہ بڑی تسلی دے کے وہ اچھے پیر کی طرح تویز شویز دے کے چلا بھیج دیتے ہیں, کام ہوتا نہیں ہے, خجل ہوتے رہتے ہیں لوگ. وہی بات ہم پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت سعد بن زید سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا, روز قیامت اتنی زمین کی 7 پرتیں, دوبارہ سن لیں, کہ جس نے کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا, روز قیامت اتنی زمین کی 7 پرتیں اس کے گلے کا توق بنا کے اس کو اٹھایا جائے. اس سے زیادہ خوفناک منظر جو ہے انسان ویژولائز ہی نہیں کر سکتا کہ روز قیامت میرے ساتھ کیا حشر ہوگا جو ہم دوسرے کی یتیم کی, مسکین کی, بیوہ کی زمین پہ قبضہ ہوتے ہی ان کے ہیں. یتیم مسکین طاقتور کی زمین پہ کس نے قبضہ کرنا؟ اور شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو کہ کسی مسکین بیچارے کی زندگی برباد کر کے تو خود آرام و آسائش کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یار خدا کے واسطے یہ تو موت بڑی نزدیک ہے, اس کے بعد کیا کرو گے؟ اس کے بعد کہاں سے آسائش ڈھونڈو گے, کہاں سے آرام ڈھونڈو گے؟ یار قبرستانوں پہ جو لوگ قبضہ کر لیتے ہیں, میں سوچتا ہوں کہ ان کو یہ تک خوف نہیں آتا کہ جس کمرے میں ہم نے چارپائی ڈال کے سونا ہے اس کے نیچے کسی کی قبر ہے. اللہ, وہ یہی نہیں سوچتے. یعنی ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے قبر نہ آئے, اس بات کا خیال رکھتے ہیں. تو خدا نہ خواستہ مطلب انسان کتنا پتھر دل ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر کمرے ڈال لیتا ہے اور اتنے بیڈ بچھا کے ستا ہوں. دل کرے مردہ قبر جو نکل کے آرام نہ دی جوتی چوک کے اندر لے جائے. مردے نے جوتی کیا کرنی ہے یار, مردے نے چل کے اوپر جانا ہے. نہیں چلو اینا بھی کر دے انہوں چیکاں دے دیاں وجن. اچھا, یہ جو میں ذکر کر رہا تھا کہ موجودہ حکومت نے اس کو اپنی پرائرٹی بنایا, اور ظاہر ہے کہ اس کی پرائرٹی بنانے کی ایک وجہ جو تھی وہ اوورسیز پاکستانیز بھی تھے. اوورسیز پاکستانی کو پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا ووٹر سمجھتی ہے. تو یہ پچھلے 3 برسوں کے دوران اس حکومت کے جو 3 سال ہیں اس میں 410 ارب روپے مالیت کے جو قبضے ہیں یہ واگزار کروائے گئے, اور ابھی بھی 500 ارب روپے سے زیادہ کے قبضے جو ہیں وہ پنجاب میں صرف موجود ہیں. 410 واگزار کروائے گئے, 500 ارب روپے سے زیادہ کے قبضے ابھی موجود ہیں, جس میں سرکاری زمین بھی شامل ہے, نیم سرکاری بھی, اور پرائیویٹ زمین بھی لوگوں کی شامل ہے. قبضے کیے جا رہے ہیں سارے. ہاں جی ہاں جی, میں تو یار سرکار پہ کسی وقت بڑا حیران ہوتا ہوں کہ سرکاری زمین پہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے جب, تو اس کی جرت کیسے ہوتی ہے؟ وہ کیسا دلیر آدمی ہوتا ہے, یا وہ کتنے بے حس افسر ہوتے ہیں جن کے انڈر وہ ہوتا ہے اور وہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے. تم اکثر ایک بات کہا کرتے ہو کہ جس دور میں قبضہ ہوا ہے اور سرکاری زمین پہ اس بندے کو, اس افسر کو اٹھا لیا جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ چلو اگر یہ بہت کوئی آئیڈیلسٹک بات ہے, بہت یہ کوئی مطلب میں کہتا ہوں 2 رجسٹریاں نکل آئی ہیں نا, 2 رجسٹریاں, ایک کی جعلی ہے نا بیچ میں, جس کی جعلی ہے اس پہ جس افسر کے دستخط ہے نا, وہ اگر زندہ ہے پشک ریٹائر ہو گیا, اس کو گھر سے اٹھا لائیں. اچھا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو یہ شاید یہ بہت تصوراتی بات ہے کہ آج سے 30 سال 40 سال 50 سال پہلے کے قبضے ہوئے ہیں ان کو. میں کہتا ہوں کہ آج بھی یہ طے کر لیا جائے, آج جتنے بھی ہیں ڈی جی ایل ڈی اے فلاں ہیں, ان سب کو کہا جائے کہ یہ 1 سال کے اندر جتنی دیر آپ ہو اور آپ کے علم میں یہ قبضہ آ چکا ہے, یہ آپ کے دور میں یہ قبضہ ہوا ہے, اس کو لٹکا دیا جائے. سیدھی بات ہے. ایک ریڈ لائن اب لگا دی جائے. اگر آج تک نہیں ریڈ لائن لگی تو اب ایک ریڈ لائن کھینچ لی جائے کہ اب اگر قبضہ ہوا تو تم ذمہ دار ہوگے. تمہارے اصل میں سرکاری افسر اس زمین کو اپنی ذاتی زمین سمجھتا ہی نہیں ہے. اس کو کوئی درد ہونا چاہیے کہ یار میری اگر زمین پہ, میرے گاؤں میں کوئی 1 انچ پہ بھی قبضہ کر لے, میں اپنے تمام تر سرکاری اثر و رسوخ اور وسائل جو ہے وہ بروئے کار لے آؤں گا اور اپنا ذاتی زمین پہ قبضہ نہیں ہونے دوں گا. لیکن جو اس کے تحت جو سرکاری زمین آتی ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی واسطہ نہیں ہے. بڑی بے حسی ہے جی, بہت زیادہ. کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں؟ کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں؟
یار مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ وزیر آباد والا پی آئی سی بن رہا تھا، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، تو ادھر ڈاکٹر آصف جوید صاحب تھے تو انچارج، تو پیچھے کسی نے قبضہ کر لیا، وہ فائلیں اٹھا کے بیچارہ بندہ ادھر مارے مارے پھر رہا ہے. مجھے یاد ہے میں بھی اس کے ساتھ کئی دفتروں میں چکر لگائے، وہ بات ہی نہیں تھا سن رہا. وہ چیخے کہ یار سرکاری زمین پہ پیچھے کسی نے قبضہ کر لیا، خدا کے واسطے کچھ کرو، وہاں پہ ان لوگوں کے خلاف کو کاروائی کرو، کچھ کرو. سونی کوئی نہیں تھا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم ایک لفظ بولتے ہیں، دن رات بولتے ہیں، انکساری. جی انکساری سرے سے لفظ ہی غلط ہے. اچھا جی. یہ لفظ صرف انکسار ہے. اچھا بچوں، آج اردو کا پیریڈ ہے. ماشاءاللہ. ہم نے چند ہفتے پہلے بعض اردو الفاظ میں اور تراکیب میں ان غلطیوں کی نشاندہی کی تھی جو دوسری زبانوں سے اردو میں داخل ہو گئی ہیں، جو دوسری زبانیں بولنے کی وجہ سے، یا جیسے پنجابی ہے، سندھی ہے، پشتو ہے، ویسے تو اردو میں بالکل ایسی جیسے دروازہ کھلا ہو تو کسی کا ککڑ آپ کے ویڑے میں آ جاتا ہے. سر پیارے بچوں کہا سر آپ کہہ دیا ہوا یار شروع میں ہی کہا ہے. وہ ہمیشہ اتنا رسک تو وہ لیتے ہی ہیں، کوئی ایسی بات. اب بعض دفعہ تو اس ککڑ کو ویلکم کیا جاتا ہے. وہ ککڑ اگر دروازے سے اندر آ جائے تو خوبصورت لگتا ہے اگر آپ کی نیت ککڑ پہ خراب ہو. لیکن بعض دفعہ جو ہے وہ ککڑ جو ہے وہ کمرے میں داخل ہو کر خاصا طوفان بدتمیزی مچاتا ہے. اس کو پکڑ کے تو ہانڈی میں ڈالنا پڑے گا. اس کا سفر دروازے سے لے کے ہانڈی تک کا. اسی طرح بعض الفاظ ایسے ہیں اردو میں جو دیگر زبانوں سے داخل ہو کے وہ صحیح جگہ پہ فٹ نہیں ہوئے. تو وہ پنجابی میں وہ لفظ استعمال کروں گا، آپ کو رڑکتے ہیں. آپ کو یعنی وہ کہیں نہ کہیں اریٹیٹ کرتے ہیں، کھٹکتے. ٹھیک لفظ بولا ہے اس کا. وہ آپ کو کھٹکتے ہیں وہ لفظ جو ہے کہ یار یہ اردو کا لفظ نہیں. اچھا اس میں ایک بہت عام لفظ ہے، وہ ہم اگر کبھی آپ غور کرو تو وہ پنجابی سے ہی آیا ہے. وہ ہے شور ڈالنا. ٹھیک ہے، شور ڈالا نہیں جاتا، شور مچایا جاتا ہے. شور ڈالنا کہاں سے آیا ہے؟ یہ پنجابی سے آیا ہے. رولا پانا. رولا پانا، تو رولے کو تو ہم نے شور کر لیا اور پانے کو ہم نے ڈال لیا. تو رولا ڈالنا، رولا ڈالنا. تو شور مچایا جاتا ہے، ڈالا نہیں جاتا. اب تو سر شام 4 بجے ہر گھر میں سے آواز آ رہی ہوتی ہے، صدیق تم نے کب گھر آنا ہے، پپو شور ڈال رہا ہے. اس سے سر 2 چیزیں واضح ہوتی ہیں، ایک تو اردو خراب ہو گئی ہوئی ہے، اور دوسرا خامد بیچارہ دفتر کے بعد آ کے بچوں کو بھی سنبھالتا ہے. بیٹا اپنے دکھڑے کلاس میں نہ بیان کیا کرو. ایک تو ویسے بھی دیکھو بیٹا، میں نے آپ کو اتنا مارجن دیا ہوا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں، 2 تو پوتوں والے ہیں، پھر بھی میں نے آپ کو اپنی کلاس میں بٹھایا ہوا. تم اتنے پرانے ہو جیسے تمہارے پوتیاں پوتے نہیں ہیں. اچھا بچہ، ہر کرسی تے ہوئی اگ لگی. اچھا جی، ایک اور بھی غلطی ہے جو غالباً پنجابی سے ہی آئی ہے اردو میں، وہ ہے گالی نکالنا. گالی نکالی نہیں جاتی، گالی یا دی جاتی ہے یا گالی بکی جاتی ہے. اگر زیادہ غصے سے دی جائے تو پھر کہنا چاہیے کہ گالی بکی ہے اس نے. یہ بھی اس لیے کہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ گال کڈنا، تو ہم کہہ دیتے ہیں جی کہ گالی اس نے نکالی ہے، یعنی کڈنے کو ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں نکالنا. گالی نکالی ہے، تو یہ گالی نکالنا غلط ہے. گالی یا دی جاتی ہے یا گالی بکی جاتی ہے. سر آپ مجھے ابھی کہہ رہے تھے نا میں بہت عمر رسیدہ ہوں، تو سر یہ جو زلفی ہے نا، یہ مجھے پرسوں چوتھ بتا رہا تھا کہ میں اس ستمبر کے اینڈ کے اوپر سانپ بن جاؤں گا. یار کیوں شور مچا رہے ہو سر؟ گالی نکالنا تو آپ نے بتایا کہ غلط ہے، تو دانت نکالنا یہ صحیح لفظ ہے؟ ہاں، دانت نکالنا ٹھیک لفظ ہے، ترکیب ٹھیک ہے. پیسے نکالنا غلط عمل ہے. ویسے تم جتنی مرضی محنت کر لو، ہونا تو تم نے فیل ہی ہوتا ہے. فیل؟ جب میں پیپر چیک کر رہا ہوتا ہوں تو میں اس ہونہار بچے کا پیپر دیکھ کے حیران رہ جاتا ہوں کہ میں اس کے نمبر کاٹوں تو کاٹوں کہاں سے. سن رہے ہو
इसे कहते हैं होनहार बिरवा के चिकने चिकने हाथ। बाबा चिकने चिकने हाथ नहीं, चिकने चिकने पात। वैसे आपके हाथ भी पात। सर अगर आप भी जुगते करेंगे तो फिर तो क्लास फेल बेटा मैं नहीं झुकते करता, मैं तो सिर्फ इल्म की रोशनी आप तक पहुंचाना चाहता नहीं हूँ। सर, जितना आप लाफ्टर लेने की कोशिश करते हैं ना उतना तो अब स्टूडेंट भी नहीं रहे। बेटा मैं ये चाहता हूँ मेरी क्लास का माहौल इंतहाई संजीदा रहे। अगली गलती जिसकी मैं निशानदेही करना चाहता हूँ वो ये, हम एक लफ्ज बोलते हैं, दिन रात बोलते हैं, इनकसारी। जी इनकसारी सिरे से लफ्ज ही गलत है। अच्छा जी। ये लफ्ज सिर्फ इनकसार है, इनकसारी कोई लफ्ज ही नहीं है। इनकसार, उसकी आजी, तबीयत में बड़ा इनकसार। हाँ इनकसार है, आजी के साथ भी इनकसार आएगा, इनकसारी नहीं आएगा। ये फिर सर इनकसारी हमने पंसारी से ले लिया। हाँ जी, अब्बा जी ने सौंफ लैंड भेजी ऐसी पंसारी को थे, इनकसारी लेके आ गए। इसी तरह तकर्री गलत है, सिर्फ तकर्रर, तकर्रर नॉट तकर्री। ठीक है, ये ध्यान उसका में रखिए। तकर्रर आजकल तकर्रर, कहाँ है? हाँ तकर्रर। ठीक है। अच्छा एक और लफ्ज जो है वो है कि मेरी नींद खुल गई। नींद नहीं खुलती, आंख खुलती है, नींद नहीं खुलती कभी भी। जी नींद तो आती है सर। हाँ अगर आ जाए तो। अगर इंसान हो तो। अच्छा जी एक है समझ नहीं आती। ये कोई लफ्ज नहीं है, समझ नहीं आती, समझ में नहीं आता। यानी इसमें दो गलतियां हैं, समझ नहीं आती में दो गलतियां, एक तो मुज़क्कर मुअन्नस की और एक इसमें में आएगा। समझ नहीं आता भी गलत है, समझ में नहीं आता ये दुरुस्त फिक्रा है। जी। वो जो शायर ने कहा था ना, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है, आहा, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता। वाह सर, ये शायर का दुख है या नलायकी है? शायरी है यार बस। अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने कहा आप कहते हैं ना कि बहुत नलायक हैं आप, आपको समझ ही नहीं आता। अच्छा एक है जैसे हम कहते हैं ना बरलबे दरिया के किनारे, नहीं बरलबे दरिया भी और साथ किनारे भी किनारे भी कहना। इसी तरह का एक लफ्ज है, तरकीब हम बोलते हैं इसाले सवाब पहुंचाने के लिए। हाँ जी। इसाले सवाब ही होता है, सवाब पहुंचाना। इसाल का मतलब ही होता है पहुंचाना। इसाले सवाब के लिए, इसाले सवाब पहुंचाने के लिए नहीं, सिर्फ इसाले सवाब के लिए। इसी तरह बरलबे दरिया की तर्ज पे नई जिद्दत भी है। जिद्दत नई होती है बाबा, नई जिद्दत गलत है। जिद्दत तो कहते ही नई चीज को है, ठीक है ना, इनोवेशन को कहते हैं जिद्दत। तो नई जिद्दत बिल्कुल गलत है। इसी तरह आप देखें, कहते हैं कि जी इस कारखाने की बनी हुई मसनूआत, बनी हुई मसनूआत, मसनूआत बनी हुई ही को कहते हैं। इस कारखाने की मसनूआत, नॉट बनी हुई मसनूआत। हाँ जी। इसी तरह आप रेडियो पे भी अक्सर सुनते होंगे दोबारा रीमिक्स के साथ। रीमिक्स का मतलब दोबारा मिक्स करना है, तो दोबारा रीमिक्स तो फिर तीसरी दफा हो गया ना। हाय हाय। सर इसी तरह कुछ लोग कह देते हैं मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हाँ मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, या रिटर्न बैक अंग्रेजी में कहते हैं। ये सारे गलत है। सर आज मेरे नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ, मुझे उम्मीद हुई मैं बहुत आगे जाऊंगा। तुम बेटा भाई इतना ख्याल रखना कि आगे खाई ना आए, बाकी सत्ता ही कह रहे हैं। सर माशाल्लाह आप इतना कहाँ पढ़ते हैं, वक्त कहाँ मिलता है? घर जाके तो आपने बर्तन भी धोने होते हैं, बेटा बर्तन सीखने कपड़े में भी भी धोने इल्म होते है, हैं। कपड़े धोने में भी इल्म है, माशाल्लाह भाभी से आपने बेइज्जती भी करवानी है। उसमें भी इल्म है बेटे। अच्छा सर, आपकी भाभी जो है बीएड है। पढ़े लिखी खातून से बेइज्जती करवाना इल्म हासिल करना होता है। अच्छा एक और गलती जो जिसका इर्तिकाब शायद मैं खुद भी सारी जिंदगी करता रहा हूं और बहुत सारे लोग करते हैं, वो है बचगाना। बचगाना हरकत, गाफ। ये बचगाना नहीं है, ये बचकाना है। गाफ है इसमें, गाफ नहीं है। बचकाना हरकत होती है, बचगाना हरकत नहीं होती। अच्छा हाँ बचकाना। हाँ बचकाना हरकत, नॉट बचगाना हरकत। ओहो यार, बहुत वाकई ईमान से नॉलेज है सर के पास। सर आपके पास को टूटे हुए पैसे भी हैं? यार क्यों बचकाना बातें करते हो? ये मेरा मतलब है तो पीरियड खत्म होने वाला है, फिर मंगा लें समोसे। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आलिया बेगम 60-70 की दहाई की अवामी अदाकारा के तौर पे सामने आई थी। बाकायदा इनको अवामी अदाकारा माना जाता था। ये अपनी जज्बाती अदाकारी और रक्स की वजह से फिल्म बीनों में बेपनाह मशहूर हुई। ला जी आज हम
जिस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की शटार की बात करने लगे हैं, हाय 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 हाय, फिल्म स्टार आलिया बेगम ऐसी आर्टिस्ट हुई हैं कि बल्ले 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 बल्ले। अक्सर फिल्मों में वो सेकंड हीरोइन के तौर पे आती थी, मगर वाहिद सेकंड हीरोइन थी जो मेन हीरोइन या फर्स्ट हीरोइन को नजर ही नहीं थी आने देती। परफॉर्म ऐसा करती थी कि हीरोइन लगता था यही है भाई, वो यही फिल्म में भाई यार एक मिनट गल सुनो यही फिल्म। मैं कहता हूँ कि ऐसी परफॉर्मेंस, क्या बात है, क्या बात है। मेन हीरोइन भी आई है और बड़ी बड़ी अच्छी फिल्म भी की है, मगर परफॉर्मेंस उनकी जो है ना जी, वो हीरोइन होती थी या बहन बनती थी या सेकंड हीरोइन होती थी, परफॉर्मेंस से वो सारी फिल्म लूट के ले जाती। अच्छा जी, आलिया बेगम 60-70 की दहाई की अवामी अदाकारा के तौर पे सामने आई थी। बाकायदा इनको अवामी अदाकारा माना जाता था। ये अपनी जज्बाती अदाकारी और रक्स की वजह से फिल्म भी इन्होंने बेपनाह मशहूर हुई। रक्स भी इन्होंने कमाल किया और अदाकारी भी कमाल की, और खास तौर पे जज्बाती जो अदाकारी थी रोने धोने वाली, उसमें तो इनका कोई सानी नहीं। आलिया बेगम की वैसे तो एंट्री जो है फिल्मों में वो चाइल्ड स्टार के तौर पे हुई। अच्छा। उस फिल्म का नाम था जी ऊंचे महल। इसके बाद उन्हें कोई 1966 में ना जी फिल्म ताबेदार में रंगीला साहब के साथ कॉमेडी जोड़ी के तौर पे पेश किया। इस फिल्म में आलिया बेगम ने अपने रक्स की सलाहियतों का भी भरपूर मुजाहरा किया। फिल्म ताबेदार। फिर 1969 में आलिया बेगम की जाती प्रोडक्शन में फिल्म धी रानी बनी, जिसमें ये इकबाल हसन के साथ फर्स्ट हीरोइन आई थी। हाय हाय हाय, क्या नगमाती फिल्म थी। मैडम नूर जान के गाए हुए गाने जो आलिया बेगम पे पिक्चराइज हुए थे सारे ही सुपर हिट। मेरी चीची दा छल्ला माही ला लिया, घर जाके शिकायत ला। अच्छा गो, ये फिल्म इतनी सुपर हिट नहीं थी हुई, मगर इस फिल्म के बाद आलिया बेगम फिल्मों की जरूरत बन गई और इकबाल हसन के साथ इनकी जोड़ी बड़ी पसंद की जाने लगी। अच्छा, वहीद मुराद साहब की जो पहली पंजाबी फिल्म थी मस्ताना माही, वो खुद उसके प्रोड्यूसर थे। इस फिल्म में बतौर पंजाबी हीरो वहीद मुराद साहब को बड़ा पसंद किया गया। अच्छा, मजे की बात यह है कि इस फिल्म की मेन हीरोइन नगमा बेगम थी, मगर आलिया बेगम पे पिक्चराइज किया हुआ गाना सैयोनी मेरा माही मेरे भाग जगह बना गया, इतना हिट था कि लोग उस गाने की वजह से ही फिल्म बार बार देखने गए। मतलब जिस फिल्म में भी होती थी ना, जिस रोल में भी फिल्म पे छा जाती थी। 1972 में रिलीज होने वाली 2 फिल्में, पहली फिल्म बशीरा, बहन का रोल किया जिसका ये गाना बनो रानी बड़ी दिलगीर वे कंधा डोली नु दे जाए वीर वे, सुपर हिट गाना था। और उस बशीरा में राय साहब के बराबर का इनका रोल था, जज्बाती और परफॉर्मेंस इनकी बाकायदा उतनी ही पसंद की गई थी जितनी राय साहब की पसंद की। अच्छा, उसके बाद उस वक्त के सुपर हिट अदारे पट्टी पिक्चर्स की फिल्म, पहली फिल्म थी जो गोल्डन जुबली हुई थी, पट्टी पिक्चर्स के तहत बनी थी। आलिया बेगम ने एक पागल लड़की का किरदार करके पूरी फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म बीनों में धाग बिठा दी थी। फिल्म का नाम था जुल्म दा बदला, सुपर हिट। पागल लड़की का किरदार किया था और ऐसा परफॉर्म किया था कि बाकायदा जो बड़े बड़े नाकद थे ना जी फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने भी कहा कि भाई क्या बात है, बड़ी बारीक आर्टिस्ट। फिर आजदा महीवाल जो एक कॉमेडी फिल्म थी, उसमें टाइटल रोल मुनव्वर ज़रीफ साहब का था। उसमें मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ बतौर हीरोइन थी और बड़ी अच्छी कॉमेडी भी की। अच्छा, कॉमेडी रोल भी ऐसा प्यारा करती थी कि लगता ही नहीं था कि यार ये इतनी जज्बाती अदाकारा है। इस आजदा महीवाल में जो गाना था लंग आ जा पतन च ना आंदा, बड़ा हिट हुआ था। अच्छा, फिर 1970 की दहाई में पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों में धमाल का बड़ा रवाज पड़ गया। और ये धमाल का रवाज जो है, इसका सेहरा वैसे फिल्म स्टार असद बुखारी साहब मरहूम और नजीर अली मौसीकार के सर जाता है। नजीर अली साहब ने और असद बुखारी साहब ने जितनी भी अपनी फिल्मों में धमालें डाली ना जी, वो सुपर हिट थी, कमाल। और अवाम इसको बड़ा पसंद करने लग गई। और इसमें भी आलिया बेगम जो थी ना, वो सभी अदाकाराओं के पीछे छोड़ गई। धमाल में भी धमाल भी ऐसी डाली जुती ला के ना ते साइड ते रख के ते एहो जी धमाल पांदे सन। अल्लाह दा शुक्र है कि वो जुती चुक के नहीं सी लै जाती, नहीं ते जिन्नी ध्यान नाल धमाल डालदे सन ना, वो जुती लै भी जांदा उन्हां नूं पता नहीं सी लगना। फिर आलिया बेगम ने अपने अरूज में ही फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया। उन्होंने अपने कैरियर में तकरीबन 200 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें मिर्जा जट, तेरे इश्क नचाया, बाबल, आंसू बिल्ला, खान चाचा,
सुल्तान, और इनमें ये सारी सुपर हिट फिल्में हैं। अच्छा, ये जो सेगमेंट हमने शुरू किया हुआ है, इसमें पब्लिक के लिए तो चलो इंटरेस्ट है। मैं समझता हूँ कि ये जो नए आने वाले फनकार हैं ना, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उनको भी ये पता चलना चाहिए कि किन लोगों को देखना चाहिए सीखने के लिए। ये वो लोग हैं जो सिखाने वाले हैं। आप परफॉर्मेंस, जाहिर है जिद्दत आती जाती है, टेम्पोस की बदलती जाती है, मगर इनसे आपको ये जरूर मिलता है कि ये कितने अपने काम में डूबे हुए लोग थे, कितनी मेहनत के साथ ये अपने काम को करते थे, और इनके दिलों में, इनकी परफॉर्मेंस में, इनकी मेहनत में बाकायदा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की इज्जत, अपने प्यारे मुल्क की इज्जत होती थी इनके जहनों में। इस कदर मेहनती खातून थी आलिया बेगम। ये हमारे जो थैला साहब हैं, ये इन्होंने एक टूर किया हुआ है आलिया बेगम के साथ ओमान में, अपना म्यूजिकल शोज थे वहां पे, तो इन्होंने उनके साथ हीरो के तौर पे काम किया, जिसका कफारा आज तक आलिया बेगम दे रही है। सुना है कि पिछली जुमेरात भी उन्होंने इससे बड़ा बकरा ज़िबा कराया कि या अल्लाह मैनू माफ इससे कर दे। बड़ा बकरा तुम्हारा मतलब है टेडी बकरा ज़िबा कराया। यानी कि मैं नाराज होकर जा रहा हूँ तो मेरे पीछे वो गा रही हैं, टूर चले आए। ਇਹਦਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕਫਾਰਾ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਾਹਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ बैठी है मैं कि टूर चले आए। बंदा मुझे नाराज अच्छा, हो ये गया। उस वक्त बिल्कुल छोटा सा होता था, मतलब बिल्कुल यंग आदमी उस था। वक्त छोटा सा होता था, क्या मतलब? नहीं, वाकई उम्र भी इसकी बड़ी छोटी थी, मगर आलिया बेगम ने अपनी परफॉर्मेंस के लिए ऐसी एक क्यू के तौर पे इसे अपने साथ रखा हुआ था, और ये भी बड़ी मेहनत के साथ, जाहिर है वो शुरू एक गाने में सांप भी डाला हुआ उन्होंने गले में। हाँ जी, मैं कहना सप की पाया उन्हें सारी जिंदगी वक्त पाया है। ईमान से जिस फिल्म में भी आई है, वो बकायदा वक्त डाल दिया बाकी आर्टिस्टों के। खलो जाओ हुण जरा, वेखो तुसीं करनी की है। बहुत बड़ी फनकारा हुई हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ बड़ी लंबी जिंदगी है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और चलते चलते आज की पुरमग़ज़ बात। पूछा गया इल्म क्या है, वाह, जवाब मिला इबरत बनने से पहले इबरत पकड़ने का फन। वाह रे वाह, खुश बहुत अच्छे। रहें, वाह रे खुश वाह। रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह जबरदस्त।